देखिए, पूरे देश में नवरात्र की रौनक है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी उत्सव का माहौल है। रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस रामनवमी को खास बनाने के लिए एक और शुभ समाचार अयोध्या से आई है। जी हाँ, जैसे नेपाल से पवित्र शिलाएं प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए आई हैं और वैसे ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर से विशेष सौगात राम मंदिर निर्माण के लिए पहुंच रही है। चंद्रपुर से सांगवान की लकड़ियों की खेप अयोध्या के लिए रवाना होगी और इस लकड़ी से मंदिर की खिड़की, चौखट और दूसरा सामान तैयार होगा और आने वाले समय में ये टीकवुड राम मंदिर का हिस्सा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के गूंजते नारे और नारों के बीच ध्वजा पूजन, धर्म का चिंतन। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां के जंगलों से सागवान की लकड़ियों का खेप रवाना किया जाना है, वो भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी बात यह है कि इससे जुड़े कार्यक्रम में खुद वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिरकत की। अयोध्या निर्माण के लिए मिलने वाले दान में रुपए, सोने चांदी और न जाने कितनी ही चीजें हैं, लेकिन इन सबसे अलग भी कई ऐसे मौके हैं जब राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों की आस्था और श्रद्धा के वेग को समझ पाना मुश्किल नहीं रहा। याद करिए, चंद रोज पहले जब नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं चली तो नेपाल से अयोध्या तक सड़कों का नजारा ही बदल गया। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला है, जहां के जंगलों में मौजूद सागवान लकड़ियां अयोध्या के लिए रवाना होंगी। इस मौके पर न सिर्फ काष्ठ पूजन की परंपरा निभाई गई, बल्कि राम नाम जप पुस्तिका भी लोगों को बांटी गई, जिसके जरिए मकसद 1001 बार राम नाम लिखना है। ऐसी ही 10,000 किताबों को अयोध्या के राम बैंक में जमा कराना है। इस पहल को महाराष्ट्र सरकार बड़ी उपलब्धि मानती है। इसे भव्य तौर पर आयोजित करने की कोशिशों का नतीजा है यहाँ की तस्वीरें। इस मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है, जिसका आयोजन 29 मार्च को किया जाना है, जिसमें शहर के लोग उमड़ आए और अब सरकार इसे गर्व भी मान रही है। ये चंद्रपुर गढ़चिरौली के जनता के लिए सौभाग्य का क्षण है कि उसी मंदिर निर्माण के लिए जहां हम युवा अवस्था में मंदिर यही बनाएंगे ये जयघोष करते थे, जय श्री राम का नारा ये पूरे अंतःकरण से जयघोष करते हुए कहते थे, वही मंदिर के लिए आज इसी जंगल का टिकवुड लकड़ी हम भेजने जा रहे हैं। अयोध्या के मंदिर में जब ये काष्ठ जाएगा तो हमारे लिए बहुत जीवन का सौभाग्य का क्षण है। इन लकड़ियों से मंदिर के दरवाजे, खिड़की और गर्भगृह बनाने की बात कही जा रही है। यकीनन किसी भी राज्य की तरफ से ये पहल मंदिर की भव्यता और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाली ही है। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं राम का नाम जपने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मान्यता ये भी है कि राम नाम सुनना और लिखना भी पुण्यकारी है। अब चर्चा ऐसे शख्स की जो राम का नाम सिर्फ लिखते हैं, बल्कि उन्होंने इसे एक कला का स्वरूप दे दिया है। लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले सुधीर कुमार कश्यप ने बरसों की मेहनत के बाद इस हुनर को विकसित किया है। राम नाम के बारीक शब्दों से सुधीर अनूठी कलाकृति बनाते हैं। उन्होंने राम नाम से राम और सीता की तस्वीर के साथ राम मंदिर, ओम और अलग अलग मुद्दाओं को भगवान हनुमान की तस्वीरों के साथ जोड़ा है। खास बात यह है कि सुधीर को राम नाम की अनूठी लगन और प्रेरणा अपने पिता से मिली और अब वो इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने सुधीर से खास बातचीत भी की। इसमें जो हनुमान चालीसा लिखी गई है वो राम नाम से लिखी गई है, यानी राम नाम ही इसमें लिखा हुआ है। सुधीर कुमार कश्यप जी ये साधना वर्षों से कर रहे हैं, अपने पिता से इन्होंने ये कला सीखी। तो सुधीर कुमार जी, ये जो राम नाम आप लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार आप लिख रहे हैं, क्या है अगर आपकी इस साधना को हम कहें तो हजारों लाखों राम नाम हमें यहाँ दिख रहे हैं और अलग अलग तस्वीरों में दिख रहे हैं। जी मैम, यहाँ पे हमारा काम केवल राम नाम लेखन का कार्य ही है। जीवन का उद्देश्य है कि राम नाम लेखन का कार्य करना और जनमानस तक एक आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि राम नाम को आत्मसात करना। राम नाम महामंत्र इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मंत्र है। जो भी कार्य असंभव है अथवा जीवन में जो कार्य दैनिक दैविक और भौतिक अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला
राम नाम महामंत्र है। अब आपको भविष्य की काशी की एक झलक दिखाते हैं। काशी को आधुनिक तकनीक के साथ संवारा जा रहा है। मंदिरों के इस शहर को कई सहूलियत से जोड़ा जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के इस आध्यात्मिक केंद्र का फायदा पूरी दुनिया को मिल सके। बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एनिमेशन के जरिए आधुनिक काशी की तस्वीर को पेश किया गया है। वाराणसी में इस वक्त कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिसका लाभ आने वाले दिनों में वहां रहने वाले लोगों के साथ साथ सैलानियों को भी मिल सकेगा। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक शिव की नगरी काशी, जो तेजी से आधुनिक सुविधाओं को अपनाती जा रही है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं पर काम जारी है, यानी आने वाले दिनों में हम काशी की रंगत बदलते हुए देखेंगे। या यूं कहें कि वो दिन दूर नहीं जब लोगों को नई काशी के दर्शन होंगे। इसी नई काशी से जुड़ा एक वीडियो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि रोपवे के निर्माण के बाद कैसे काशी को जाम से निजात मिलेगी। साढ़े 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा और गिरजाघर होते हुए गोदोलिया चौक तक जाएगा। इससे रोजाना 1 लाख यात्री एक जगह से दूसरी जगह बिना जाम में फंसे आ जा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे यात्रियों को होगा, क्योंकि तब कैंट स्टेशन से मंदिर पहुंचने में मात्र 15 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि अभी ट्रैफिक की वजह से 45 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। इस रोपवे में बुजुर्गों और दिव्यांगों के चढ़ने उतरने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा यात्रियों को सामान रखने के लिए लॉकर और रेस्ट रूम की सुविधा भी मिलेगी। नई काशी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम न सिर्फ सुरक्षित होगा बल्कि वक्त भी बचाएगा। एक तरफ इससे यात्रियों का वक्त बचेगा और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थल घूम पाएंगे, तो दूसरी तरफ नई तकनीक से जुड़ने से काशी में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करेंगे अब छठ पूजा की। जी हां, एक तरफ पूरे देश में नवरात्रि की धूम है तो दूसरी तरफ लोक आस्था के महान पर्व छठ की भी पूजा आज उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न हो गई। आज सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रतियों ने 48 घंटे के निर्जल उपवास का उद्यापन किया। छठ पूजा वैसे सदियों से चैत्र और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर अनन्य आस्था के साथ मनाई जाती रही और इस बार भी छठ की ही रौनक देखने को मिली। पवित्र तन मन और सहज श्रद्धा विश्वास के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महान पर्व चैती छठ का समापन हो गया। शनिवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुई चैती छठ पूजा की 4 दिवसीय साधना मां कालरात्रि की आराधना के दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। इससे पहले छठ व्रतियों ने सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था। उगते सूर्य की पूजा का विधान तो सारी दुनिया में है, लेकिन छठ पर्व अपनी तरह की अनूठी उपासना पद्धति है जिसमें डूबते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिन की कठोर साधना और 2 दिन के निर्जल उपवास के बाद व्रतधारियों का श्रद्धा भाव मन को सहज भक्ति के निर्मल तरंग से भर देता है। फिर तो मांगने और पाने का भेद मिट जाता है। छठी मैया से क्या मांगना, वो तो सब चीज जानते हैं। बस हमारे परिवार को और हमारे घर संसार को और हमारे समाज को अपना दया दृष्टि बनाए रखें। उपासना में लौकिक श्रद्धा का इतना गहरा रंग लोक संस्कृति के दूसरे त्योहारों में नहीं दिखता। निर्जल उपवास के बाद भी जमीन के बल लेटकर छठ घाट जाने की परंपरा, कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर के आगमन की प्रतीक्षा, अर्घ्य देने के बाद परोपकार और परमार्थ की भावना से एक दूसरे की मांग बहोरने की परंपरा और प्रसाद बांटने के बाद ही खुद ग्रहण करने की उदारता भारतीय उपासना पद्धति के प्रति कभी तो कौतूहल पैदा करती है तो कभी मन को श्रद्धा से भर देती है। लोक आस्था का सबसे महान पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। हर साल कार्तिक और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बिल्कुल समान तरीके से छठ की पूजा उपासना की जाती है। ये जानना अपने आप में दिलचस्प है कि चैत्र नवरात्र के दौरान माता के भक्त जिस दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की आराधना करते हैं, ठीक उसी दिन छठ व्रती
डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और जिस दिन देवी के साधक मां कालरात्रि की उपासना करते हैं, उस दिन छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और नालंदा से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं मदुरई का, जहां पर मीनाक्षी टेम्पल के विकास का काम चल रहा है। यूं तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहले से ही बेहद खूबसूरत है। देश दुनिया से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं इसे देखने के लिए, यहां पूजा करने के लिए, लेकिन अब इसे और भी भव्य रूप दिया जा रहा है। मंदिर में खास कलाकृतियों वाले स्तंभ लगाए जा रहे हैं। बाकायदा विधि विधान से भूमि पूजन के बाद इस शुभ कार्य का श्री गणेश किया गया। ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं, जहां मीनाक्षी अम्मन मंदिर में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और इस वक्त भूमि पूजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर को वृहद आकार देने के लिए इन दिनों काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर में कलाकृतियों वाले पिलर लगाए जा रहे हैं। विधिवत पूजा पाठ के बाद डीएम अनीश शेखर और मदुरई की मेयर इंद्राणी की मौजूदगी में मंदिर परिसर में नए स्तंभ लगाए गए। मदुरई का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। मान्यता है कि भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में राजा मलय ध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने के लिए मदुरई आए थे। मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। शायद यही वजह है कि पूरे देश के लोगों की आस्था और श्रद्धा इस खूबसूरत मंदिर से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एक अनूठी पहल के बारे में बताते हैं, जिसमें शब्दों के माध्यम से भाषा की कड़ी से दो देशों के संबंध मजबूत करने की कोशिश की गई। दरअसल यूरोप के देश लिथुआनिया की भाषा के कई शब्द संस्कृत और हिंदी से बेहद मिलते हैं। इस समानता को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में लिथुआनिया दूतावास ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल दूतावास ने एक स्कूल की दीवारों को इन मिलते जुलते शब्दों से सजाया है। लिथुआनिया के राजदूत का मानना है कि भाषा की समानता दो देशों के बीच दोस्ती की एक नई राह खोल सकती है। दिल्ली में एक स्कूल की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग दो भाषाओं और दो मुल्कों की दोस्ती की कहानी बयां कर रही है। मंदिर मार्ग पर इस स्कूल को लिथुआनिया एम्बेसी ने दोस्ती के रंग से सजाया है। लिथुआनिया यूरोपीय देश है, लेकिन वहां की भाषा के कई शब्द संस्कृत और हिंदी से मिलते जुलते हैं। लिथुआनिया की राजदूत डायना मिकविचने का मानना है कि भाषा के जरिए दोनों मुल्कों की दोस्ती नए मुकाम हासिल करेगी। ये 5 आदमी है जिनको हिंदी आती है, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज है पॉपुलराइज करना और हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना हिंदी का। डायना की संस्कृत और हिंदी में काफी दिलचस्पी है। वो संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्हें हिंदी फिल्में देखना भी बेहद पसंद है। संस्कृत की पहचान दुनिया की सबसे प्राचीन और परिष्कृत भाषा के तौर पर है। लिथुआनिया की भाषा में संस्कृत जैसे शब्द दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्ते की ओर भी इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं असल जिंदगी के नायक से। पर्दे पर अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाले पंकज त्रिपाठी असल जिंदगी में भी नायक बनकर उभरे हैं। पंकज त्रिपाठी ने बिहार के गोपालगंज में एक स्कूल को गोद लिया है और उसकी सूरत बदल डाली है। देखिए, दरअसल इस स्कूल से पंकज त्रिपाठी का एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी स्कूल से की है। पंकज त्रिपाठी ये चाहते हैं कि ये स्कूल हर तरह से सुविधा संपन्न हो ताकि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सके। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बिहार के गोपालगंज के इस स्कूल की चमकती दीवारें भी बहुत कुछ कह रही हैं। स्कूल की रौनक बता रही है कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। आपको याद होगा, पिछले दिनों खबर आई थी कि मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बिहार में अपने गांव के एक स्कूल को गोद लिया है। ये वही स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय विल्सन।
शायद आपको मालूम हो कि पंकज त्रिपाठी की शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है और सिर्फ वही नहीं, उनकी 3 पीढ़ियों ने यहीं से पढ़ाई की है। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि इस स्कूल की शक्ल सूरत बदलने का उनका मकसद बच्चों को मोटिवेट करना है। ये स्कूल है मेरे गांव का, जहां से मैं खुद पढ़ा हूं। मेरा प्राथमिक स्कूल है, जहां से मेरे पिताजी भी पढ़े हैं, तो पंडित बनारस तिवारी नाम लिखा है। मैं जब पढ़ता था तो तीसरी और चौथी 2 क्लासरूम थे और पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो ये पूरा आयोजन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए है कि यहाँ पेड़ के नीचे से एक पंकज त्रिपाठी बन सकता है तो तुम कुछ भी बन सकते हो। कभी से स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ाई करने वाले पंकज त्रिपाठी ने अब इस स्कूल में वो सारी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं जो एक स्कूल की बुनियादी जरूरत होती है। गोपालगंज का गौरव नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, जिसमें कि गोपालगंज के कई जाने माने व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उसमें हिस्सा लिया और वो चूंकि गोपालगंज के गौरव हैं, अतः मैंने अनुरोध किया कि अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में किसी विद्यालय को, किसी पुस्तकालय को, किसी सड़क को, किसी मोहल्ले को यदि वो गोद लेना चाहें तो गोद लें और प्रशासन सहयोग करेगा। मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं श्री पंकज त्रिपाठी जी को और अनुरोध पे उन्होंने अपने पंडित बनारस तिवारी हेमवंती देवी फाउंडेशन के माध्यम से एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलछड़ का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी अब कुछ बनने का सपना देख रहे हैं क्योंकि उनके सामने अब एक आदर्श है। आज स्कूल में तमाम सुविधाएं हैं, बच्चे भी खुश हैं और गौरवान्वित भी कि वो उस स्कूल के छात्र हैं जिस स्कूल में कभी मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी पढ़ा करते थे। और एक प्रेरणा भी ले रहे हैं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहने का सुख कितना खास होता है। सुनील तिवारी, गोपालगंज, गुड न्यूज टुडे। स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है और नई किताबें भी आ गई हैं। अब ऐसे में आपके बच्चों की पुरानी किताबों को अगर आप रद्दी में बेचने की सोच रहे हैं तो आपके पास इससे भी अच्छा एक ऑप्शन है। बिल्कुल, और ये ऑप्शन क्या है आपको बताते हैं। आप भी दिल्ली पुलिस की नेक मुहिम में शामिल हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस गरीब बच्चों तक किताबें पहुंचाने के लिए बुक बैंक बना रही है, पुरानी किताबों को जमा कर रही है और उन्हें जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा रही है। इन किताबों और अभिभावकों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई स्कूल परिसर या कोई बुक फेयर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये दिल्ली पुलिस की एक मुहिम का हिस्सा है। ये दिल्ली पुलिस का एक बुक बैंक है जहां बच्चों की पुरानी किताबें जमा की जा रही हैं। मकसद है गरीब बच्चों को किताबें मुहैया कराना। आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग का ऑफिस है वहां हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप इस वक्त ये ढेर सारी किताबें देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक नई मुहिम शुरू की गई जिसका नाम है बुक बैंक। क्या करेंगे इसमें उन बच्चों से बुक्स ली जा रही हैं जो पास आउट होकर अगली क्लास में पहुंच गए हैं। अब अगली क्लास में पहुंच गए हैं तो पिछले क्लास की बुक्स उनके किसी काम की रही नहीं, तो दिल्ली पुलिस उनसे ये बुक्स कलेक्ट कर रही है, इन बुक्स को अच्छे से रैप कर रही है, एक पैकेट बना रही है और फिर इस पैकेट को दिया जाएगा स्लम्स के बच्चों को, उन बच्चों को जिनकी पहुंच से स्कूल दूर है, ये किताबें दूर हैं, शिक्षा दूर है। ये नेक शुरुआत की है दिल्ली पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग ने। इसके तहत उन किताबों को इकट्ठा किया जा रहा है जो नई क्लास में जा रहे बच्चों के लिए पुरानी हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस इन्हीं किताबों से गरीब बच्चों तक शिक्षा की अलख जगाने की मुहिम में जुटी है। इसके लिए हमने मुहिम चलाई है बुक बैंक की, जिसमें एक एनजीओ सिनी फाउंडेशन और हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग सेल आउटर डिस्ट्रिक्ट की दोनों मिलकर बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर में भी रिपोर्टिंग की थी, हमने अपनी मेल आईडी शेयर किए थे, मोबाइल नंबर शेयर किए थे और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, जहां पे दिल्ली के कोने कोने से लोग हमें मेल भेज के बता रहे हैं कि वो हमें वो बुक्स देना चाहते हैं। किताब देने आए लोग भी इसे एक शानदार पहल मानते हैं। हम ये न्यूज़पेपर वाला आता है वो ले जाता है उनको, तो न्यूज़पेपर अपने कुछ लास्ट 1 वीक पहले हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि ये दिल्ली पुलिस की एक मुहिम चल रही है जिसमें गरीब बच्चों को डोनेट किया जा रहा है। तो फिर मैंने मेल की उनको, जो मेल आईडी दिया था उन्होंने, और वहाँ से रिप्लाई आज ही आया मॉर्निंग में कि आप यहाँ दे सकते हैं। तो आज बच्चे को लेके मैं यहाँ आया हूँ। तो अब आपको लग रहा है कि कुछ ढंग की जगह पे कोई अच्छा काम? नहीं, अच्छा काम तो है ही, कहीं अच्छी जगह जाएंगे, किसी बच्चे को मतलब जो नहीं खरीद सकते उनको मिलेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ
और मैं 5वीं में प्रमोट हो रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 4th क्लास की बुक गरीब बच्चों को डोनेट करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गरीब बच्चों को 4th क्लास की बुक डोनेट करने आया हूँ। किताब कलेक्ट करने से लेकर किताब की पैकेजिंग करके गरीब बच्चों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था आउटर डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी पुलिसिंग को हेड करने वाले एएसआई मनीष मधुकर के जिम्मे है। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस मुहिम से 20,000 किताब इकट्ठा करने की योजना बनाई है। उन्हें उम्मीद है कि इससे वो करीब 2,000 गरीब बच्चों तक किताबें पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। शानदार पहल शुरू की गई है, तो आप भी अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपके पास भी बहुत सारी किताबें होंगी। तो नंबर घुमाइए, दिल्ली पुलिस को मेल करिए और बेझिझक अपनी किताबें उनको दीजिए और ज्ञान की इस बहती गंगा में अपना योगदान भी कर डालिए। कैमरामैन किशन कुमार के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और बात करते हैं रिकॉर्डधारी केक की, और इसी केक के सहारे केरल के कुन्नूर में 2 भाइयों ने एक ही दिन में 5 रिकॉर्ड बना दिए, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और 2 इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एमपी रमेश और एमके रंजीत ने 732 फीट लंबा और 280 किलो वजनी केक बनाकर ये कीर्तिमान हासिल किया है। अब जो भी इन भाइयों के केक को देखता है, इनके हुनर की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाता। देखिए, चाय के वादे को निभाने हम रोज आते हैं, तो कल आने के वायदे के साथ आज लेते हैं आपसे अलविदा। और कहते हैं ना कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो इसीलिए हम आज की खबरें आज ही सुना देते हैं एक प्याली चाय के साथ। देखिए, क्योंकि चाय और खबरों से ना भैया नो कॉम्प्रोमाइज, दोनों की फितरत है फ्रेश और कड़क। तो फ्रेश खाइए, फ्रेश पीजिए और फ्रेश सुनिए। हम मिलेंगे आपसे कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में गुड न्यूज टुडे पर।